दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ और ये कहानी एक विद्यार्थी की है कि जो गरीब घर से, पुअर फैमिली से, और वो पढ़ना चाहता है और अपने जीवन में कुछ बनना चाहता है। बहुत बड़ी उसकी महत्वाकांक्षा है और कुछ बनने की ख्वाहिश है जो उसको पढ़ने के लिए और कुछ जीवन में पाने के लिए वो उस महत्वाकांक्षा से वो आगे बढ़ रहा है। और वैसे ही उसने जो अपना स्कूल था, स्कूल में भी वो बहुत अच्छे से पढ़ता था। गरीब घर से था लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छा था और पढ़ाई करते करते 5वीं में भी वो प्रथम आया था स्कूल में। तो 5वीं, उसके बाद 6ठी 7वीं जो क्लास है उसमें उसने बहुत मेहनत की और बहुत मेहनत करके वो हर क्लास में प्रथम आता था। फिर 8 के बाद में घर की परिस्थिति जो होती है बहुत पुअर हो जाती है या नाजुक हो जाती है, तो उस स्टूडेंट को, उस विद्यार्थी को मजदूरी करनी पड़ती है। तो वो मजदूरी करता है और मजदूरी करके वो पढ़ता है। फिर 9वीं 10वीं उसमें भी वो हर क्लास में वो प्रथम आता है और 10वीं में आने के बाद भी वो मजदूरी करता है और मजदूरी करके वो अपने जो है वो पढ़ाई पूरी करता है। फिर 11वीं 12वीं में भी वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है और 12वीं में प्रथम आता है और 12वीं में ही उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, इंस्पायर फेलोशिप। और यही एक फेलोशिप थी कि जिसके वजह से उसको पता था कि ये एक उसके लिए सुनहरा अवसर है कि वो आगे पढ़ सकता है। अगर ये फेलोशिप नहीं मिलती तो उसको पता था कि मैं आगे बीएससी और एमएससी पढ़ाई नहीं कर सकता। तो उसको इंस्पायर फेलोशिप मिलती है। इंस्पायर फेलोशिप मिलने के बाद वो हर साल में इंस्पायर फेलोशिप उसको मिलती है। तो बीएससी के 3 साल कंप्लीट करता है अच्छे से, एमएससी के 2 साल कंप्लीट करता है और उसके बाद वो सीएसआर एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही सीएसआर एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है, यहाँ पे भी वो बहुत मेहनत करता है, बहुत अच्छे से सारे टॉपिक पढ़ता है, सारे अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है। लेकिन सीएसआर में भी फर्स्ट टाइम जब वो पढ़ता है तो उसको एलएस मिलती है। दूसरी टाइम बहुत मेहनत करता है जेआरएफ के लिए, पर उसका कुछ भी नहीं होता, ना एलएस होता ना जेआरएफ होता। फिर भी मायूस ना होके वो अगले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है और अगले एग्जाम में वो अच्छे से एग्जाम देता है और उसकी जेआरएफ हो जाती। और ये कोई और स्टूडेंट नहीं है, तो ये हमारे आईएफएस का ही विद्यार्थी है और ये किशोर चौधरी। तो किशोर चौधरी ये हमारे आईएफएस के क्लासरूम के स्टूडेंट है एंड उसकी ये कहानी है कि जो आपको बहुत मोटिवेट करेगी, इंस्पायर करेगी, आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेगी एंड आप भी पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस न्यू सेशन में, सीएसआर नेट अचीवर्स के इस शो में, टॉपर्स टॉक शो में। एंड आज हम मिलेंगे हमारे सीएसआर नेट के टॉपर्स किशोर चौधरी जी से और जानेंगे उनके सफलता का राज कि उन्होंने किस तरह से मेहनत की, उनके लाइफ में क्या क्या मुश्किलें आई, उन मुश्किलों का सामना उन्होंने कैसे किया, उन्होंने खुद को कैसे मोटिवेट रखा और इतना अच्छा रिजल्ट लाया। और इनकी कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत सारे लर्निंग्स मिलेंगे। तो सबसे पहले किशोर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। यस, एंड हम सब बहुत खुश है कि हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से किशोर आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। सभी को धन्यवाद, आईएफएस की पूरी टीम यस, को। तो हम बहुत खुश है कि किशोर आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। एंड जैसे ही किशोर आपकी जैसे ये कहानी है, तो सबसे पहले किशोर आप हमें ये बताइए कि आपने आपको आईएफएस के बारे में पता कैसे चला? जब मैं एमएससी के टाइम मतलब 3rd सेम में था, तो उस टाइम मेरा दोस्त था विदेश, उसने बोला था कि आईएफएस सीएसआर मतलब नेट प्रिपरेशन करवाते हैं। हाँ। तो मैंने सोचा शायद मेरा सिलेक्शन होना मुश्किल है, क्योंकि मीडियम पहले भी हिंदी था और एमएससी में बहुत दिक्कत आई थी इंग्लिश मीडियम में। तो उसके बाद उसने बोला कि एक बार तू आईएफएस ज्वाइन कर ले। तब मैं एमएससी 3rd सेम में था और एमएससी 3rd सेम में था, तो उसने बोला कि ऑनलाइन ले ले एक बार। तो मैं समर वेकेशन में 2 महीने ऑनलाइन की तैयारी की थी
ऑनलाइन तैयारी करते करते जब जून 2023 का एग्ज़ाम होता है CSIR का, तो उस टाइम मैं एग्ज़ाम देता हूँ तो उस टाइम मेरे सिर्फ 32% ही बने थे। तब मुझे लगा कि शायद मेरा तो यहाँ सिलेक्शन होने वाला नहीं है। तब दोस्त ने बोला कि एक बार तो ऑनलाइन नहीं होती है तो ऑफलाइन ज्वाइन कर ले। तब मैं IPAS ऑफलाइन ज्वाइन करने आया था और यहाँ आकर मैंने सर को बोला, सर मुझे ऑनलाइन को ऑफलाइन में कन्वर्ट कराना है। तब सर ने बोला कि हो जाएगा। फिर मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट होती है। यस CSIR। तो जैसे किशोर हम देखते कि आपका जैसे ये किशोर चौधरी है और उन्होंने MSc जो है बॉटनी से किया है JNU यूनिवर्सिटी से। तो MSc आपका बॉटनी है किशोर, बहुत। और आपने जैसे CSR का एग्जाम का प्रिपरेशन किया तो आपने कितने यूनिट्स प्रिपेयर किए थे? जब मैं फर्स्ट टाइम था तो उस टाइम तो मैंने 8 यूनिट की थी, लेकिन उसके बाद मैंने IPAS से छोड़ दी थी 20 में ही। वो जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, शायद वो किसी को नहीं करनी चाहिए। एक बार 6 मंथ के लिए या प्रिपरेशन अच्छे करनी चाहिए। और उस टाइम मेरा LS हो गया था। फिर सेकंड टाइम मैंने मतलब 11 से 12th यूनिट पूरी की थी, लेकिन उस टाइम मेरा सिलेक्शन ना नेट हुआ ना JRF के लिए हुआ था। फिर मैंने थर्ड अटेम्प्ट में मतलब पूरी अच्छे से तैयारी की थी, लेकिन रिवीजन किया था क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने पहले कर रखी थी। तो फिर उसमें मेरा JRF 162 रैंक के साथ। यस तो किशोर जैसे हम देखते कि आपने इतनी मेहनत की है, आप पहले से इतना मेहनती है, आपकी कहानी इतनी इंस्पायर करती है, तो आप पहले से मेहनती है। तो पहले और दूसरे अटेम्प्ट में आपको क्या लगता है कि आपसे ऐसे क्या गलती हुई थी कि जिसकी वजह से आपका JRF या रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आ पाया? सबसे पहली गलती तो मेरी ये थी कि IPAS ज्वाइन करने के बाद में मैंने 2 महीने पहले ही मॉक टेस्ट दिए नहीं थे। उससे पहले ही मैंने IPAS छोड़ दी थी, जो कि सबसे बड़ी गलती थी। और दूसरी ये थी कि मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कम करता था। उस टाइम मुझे याद है कि मैं रिवीजन तो बहुत ज़्यादा करता था, हर यूनिट का करता था, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस में थोड़ी कमी थी, इसलिए शायद उस टाइम नहीं हुआ था। यस और जैसे किशोर हम ये देखते कि सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट के लिए होती है रिविजन्स, कि आप रिविजन्स कितने करते हो, स्ट्रैटेजी क्या यूज करते हो। तो आपकी ऐसी क्या स्ट्रैटेजी थी कि जिसकी वजह से आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया? जब यहाँ क्लास लगती थी 12 बजे, लेकिन मैं थोड़ा यहाँ जल्दी आ जाता था, 9 साढ़े 9 के आसपास आ जाता था। लेकिन यहाँ आने के बाद में IPAS के पास ही एक ग्राउंड है, तो उस ग्राउंड में मैं बैठ के 1 घंटा वहाँ पढ़ता था। फिर 10 बजे मैं IPAS क्लास में मतलब एंट्री करता था, वहाँ पर फिर मैं 2 घंटे पढ़ता था। फिर 12 बजे क्लास स्टार्ट होती थी और फिर क्लास पूरी होते ही फिर मैं रूम जाके खाना बनाया, फिर 1 घंटा आराम किया, फिर वापस 8 बजे से लाइब्रेरी 12 बजे तक, यही। यस और जैसे हम देखते कि एग्जाम में CSR के एग्जाम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे की थी? क्वेश्चन प्रैक्टिस पहले तो मैं जब IPAS ज्वाइन की थी तो संडे टेस्ट देता था। संडे टेस्ट में शुरुआत में तो बहुत दिक्कत आई थी, क्योंकि क्वेश्चन इतने लेंथी थे सी पार्ट के कि समझ में नहीं आता था। और जनरल एप्टीट्यूड तो मेरा पहले से वीक ही था, तो मैं फिर धीरे धीरे पढ़ता था, लेकिन टेस्ट में बहुत नंबर कम आते थे। कभी कभार 20 में छोड़ भी देता था, टेस्ट नहीं देता था, वो बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई कि मैं टॉप 10 में भी आया था। एक बार थर्ड स्थान भी था। यस तो टॉप 10 में भी आए थे, पर ये प्रैक्टिस की वजह से, क्वेश्चन प्रैक्टिस और रिवीजन। यस और जैसे किशोर हम देखते कि बहुत बार संडे टेस्ट में मार्क्स नहीं आते तो हम डिमोटिवेटेड होते हैं बहुत ज्यादा, हमें मतलब ऐसे लगता है, बहुत बुरा लगता है, आंखों में पानी आ जाता है कि मेरे मार्क्स इतने कम कैसे हैं। तो उस टाइम पे आपको मोटिवेशन की जरूरत चाहिए थी, तो आपने मोटिवेशन कहाँ से लिया? मतलब मोटिवेशन तो यही था क्योंकि मैं तो एकांत प्रिय हूँ, लेकिन जब ज्यादा डिमोटिवेट हो जाता था तो फिर जा करके आराम करता था, सो जाता था फिर। यस और जैसे हम देखते किशोर कि जब आप प्रिपेयर करते हो तो प्रिपरेशन करते समय सबसे इम्पोर्टेंट होता है कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग, बेसिक से कंसेप्ट पढ़ना। और आपका तो जैसे आपने बॉटनी से MSc की हुई है और अब जैसे आप CSR में पढ़ते हो तो बहुत सारे नए टॉपिक भी होते हैं।
तो आपको उन नए टॉपिक्स के पढ़ने में दिक्कत आई क्या, डिफिकल्टी लगी क्या? डिफिकल्टी लेकिन शुरू में तो बहुत आई थी, उसके बाद में क्योंकि धीरे धीरे बेसिक क्लियर होते गए थे, क्योंकि यहाँ आईपास में सिर्फ मतलब बेसिक से ही स्टार्ट करवाते हैं, जो भी यूनिट होती है वो बेसिक से स्टार्ट होती है और पूरी करवाते हैं, तो उसमें फिर धीरे धीरे प्रोग्रेस होती गई। यस यस यस। तो बाकी आपने सारे कंसेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड किए थे? सारे कंसेप्ट अच्छे से अंडरस्टैंड किए थे। अच्छा। जैसे सीएसआर में हम देखते हैं यूनिट 1 से यूनिट 13 है, तो क्या आपने सारे नोट्स प्रिपेयर किए थे? नोट्स मैंने प्रिपेयर पूरे किए थे, क्योंकि जब मैंने ऑनलाइन लिए थे उस टाइम मैंने 2 महीने में 6 यूनिट के नोट्स मैंने बना लिए थे, और उसका फायदा हुआ था, क्योंकि मेरी स्पीड स्लो होती है तो यहाँ क्लास में मेरे से बनते नहीं है। हाँ। लेकिन इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होती पढ़ाने की, लेकिन मेरी लिखने की थोड़ी स्पीड कम है, उस वजह से, लेकिन मैंने नोट्स पूरे प्रिपेयर किए थे। यस। और जैसे किशोर हम देखते हैं एग्जाम में, अगर सीएसआर एग्जाम देते हो आप, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, कि आप सी पार्ट में कौन से क्वेश्चन करते हैं, बी में कौन से करते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने कैसे की थी? जब मैं संडे टेस्ट देता था लेकिन उस टाइम मेरी मतलब सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन वो थोड़ी वीक था, क्योंकि उसमें मैं इंग्लिश को समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि यहाँ सिर्फ इंग्लिश ही होता है, फिर वहाँ पर तो हिंदी मीडियम साथ में होता है। लेकिन उस टाइम में जो क्वेश्चन के एंडिंग में जो यस नो या फिर ऑल ऐसे वर्ड होते हैं, उसको मैं पहले समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जब संडे टेस्ट का जब वापस प्रैक्टिस कराते थे, तो उस टाइम मतलब मैं ध्यान रखता था कि सर क्या इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो उस टाइम वो लास्ट में सर जो बोलते थे कि जैसे लिस्ट है या फिर नेवर है, ऑलवेज है, ऑलवेज तो कभी के बायोलॉजी में तो कभी होता ही नहीं है, लाइफ साइंस में, तो उस पे ध्यान रखता था मैं। और वहीं से मतलब हाँ। तो वैसे किशोर हम देखते हैं कि एग्जाम में आप पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी होते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप टाइम को कैसे मैनेज करें। तो आपने इसकी प्रैक्टिस कैसे की थी? मैं प्रैक्टिस मेरी ये संडे टेस्ट से ही हुई है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो मैंने मॉक टेस्ट दिए नहीं थे। हाँ। और लेकिन जब संडे टेस्ट देता था तो मैं सी पार्ट से स्टार्ट करता था, और सी पार्ट को मैं कम से कम 1 घंटा 45 मिनट देता था। उसके बाद में मेरा जनरल एप्टीट्यूड कमजोर था, तो फिर मैं मतलब बी पार्ट को देता था पहले टाइम, फिर मैं ए पार्ट पे आता था, क्योंकि ए पार्ट कमजोर है, इसलिए मैं, क्योंकि बी पार्ट तो सब्जेक्ट से ही होता है। और जैसे हम देखते हैं कि जब आप प्रिपेयर करते, तो प्रिपेयर करते वक्त बहुत बार, क्योंकि आपने पहले बार प्रिपेयर किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, तो कभी कभी आपको इतनी बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है, आपका माइंड पूरा नेगेटिव हो जाता है, ओवर थिंकिंग होती है। क्या आपको कभी ऐसा लगा था कि मैं पहली बार प्रिपेयर किया लेकिन मेरा रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया, दूसरी बार तो मेरा रिजल्ट ही नहीं आया, तो ऐसा आया था क्विट करने का कि क्या मैं प्रिपरेशन छोड़ दूं, मेरे से होगा या नहीं होगा? क्या आपको ऐसे मतलब डाउट आते थे, सेल्फ डाउट वगैरह? नहीं, ये तो डाउट आना स्वाभाविक है, क्योंकि जब मैं मेरा मतलब रिजल्ट में मार्क्स कम आते थे, तो मुझे लगता था कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, बीएस में छोड़ दूं, क्योंकि फर्स्ट टाइम में मैंने बीएस में 2 महीने छोड़ दी थी तैयारी। लेकिन उसके बाद मुझे लगा, क्योंकि मुझे वो याद आ गई थी जब मैंने 8 करके मजदूरी पे, मैं अकाउंट है कि मजदूरी पे गया था, लेकिन उससे मुझे मोटिवेट मिल रहा था कि माता पिता कैसे मजदूरी करते हैं, मैंने भी मजदूरी खुद की है, तो मुझे लगता था कि अब छोड़ना तो नहीं है, एक बार करना है तैयारी तो। यस यस यस। इसलिए मैं वापस 3rd अटेम्प्ट दिया मैंने। हाँ। और जैसे हम देखते कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो प्रिपेयर करते समय बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं किशोर जो इन्फॉर्मेटिव होते हैं, जिनको याद रखना पड़ता है, रटना पड़ता है, तो क्या ऐसे भी टॉपिक्स आपने प्रिपेयर किए थे? जो इन्फॉर्मेटिव होते हैं उसके लिए मतलब आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। मेरे से नहीं बने थे, लेकिन मैंने कोई ऐसे होते थे, उसको मैं उस टॉपिक के ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट लगा देता था हर जगह। कहीं और जो ज्यादा रटना होता था उसको ऊपर बहुत ज्यादा लगा देता कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो उसको तो पढ़ना ही पड़ता था। फिर मैं वो पढ़ता बार बार, लेकिन वो फिर याद हो जाता था। यस। और किशोर जैसे हम देखते कि लाइफ साइंस के तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसके साथ एप्टीट्यूड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्या एप्टीट्यूड की भी प्रिपरेशन आपने की थी? एप्टीट्यूड की मैंने तैयारी नहीं की थी, लेकिन करनी जरूरी है, क्योंकि जब यदि ऐसा होता है कि आपका बी पार्ट कमजोर है, तो आपको ए पार्ट से मतलब हेल्प मिलती है। यस। इसलिए ये जनरल एप्टीट्यूड करना जरूरी है, लेकिन मैंने तो नहीं की थी, क्योंकि इस बार मेरे 2
सही थे, 2 गलत थे, 4 थे क्वेश्चन के। हाँ, तो मतलब आपको लेकिन करनी चाहिए। करनी सही थी। यस यस। और वैसे किशोर, हम देखते हैं कि हमारे लाइफ साइंस के स्टूडेंट मैथमेटिक्स से डरते हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स थोड़ा कम आता है इसलिए। तो क्या आपको भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन या मैथमेटिक्स से डर लगता है? हाँ, डर तो लगता था, लेकिन क्योंकि उसमें सी पार्ट में अपन को चॉइस ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं, तो उसमें से आप क्वेश्चन आप सिलेक्शन करो, फिर उसमें से आपको मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और मैथमेटिक्स वो ऐसे नहीं है कि सर ने बता दिया कि मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करके आपको नहीं करनी है। आपको यदि उसका लॉजिक पता है तो करो, नहीं तो फिर स्किप कर दो। मैंने ये स्किप ही किए थे। यस। और हमारे लाइफ साइंस के जो स्टूडेंट है, हम बहुत बार नेगेटिव मार्किंग से बहुत डरते हैं। नेगेटिव मार्किंग से इतना डर लगता है कि अटेम्प्ट करने से भी हम घबराते हैं। तो क्या नेगेटिव मार्किंग का डर आपको लगता था? हाँ, संडे टेस्ट में मतलब यहाँ का माहौल थोड़ा और वहाँ का एग्जाम का थोड़ा अलग होता है कि एग्जाम में थोड़ा प्रेशर रहता है अपने ऊपर, और संडे टेस्ट में मतलब इतना प्रेशर नहीं होता है, आराम से देते हैं कि इस बार नहीं हुआ तो अगले टेस्ट में अपन अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। लेकिन नेगेटिव मार्किंग का डर रहता है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग का डर रहता है। वैसे किशोर, हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में जब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो एमएससी के बाद में, तो आपके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जब आप स्टार्ट करते हो तो बहुत सारे नेगेटिव होते, और तब डिमोटिवेशन बहुत ज्यादा आता है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता था कि क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे? हाँ, मेरे को मतलब जब मैं स्टार्ट करता था तो उसमें मेरे क्वेश्चन बहुत ही सही कम ही होते थे, लगभग गलती होते सभी। लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने तैयारी की, संडे टेस्ट दिए थे, उसमें मतलब प्रोग्रेस होने स्टार्ट हो गई थी। फिर मेरे पास वो बुक्स थी 22 ईयर्स की, तो उसमें मैं एक्सप्लेनेशन देखना था, उसके बाद वो तैयारी करती। यस यस यस। और जैसे हम देखते किशोर कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो प्रिपेयर करते समय बहुत बार मतलब ऐसा भी लगता है कि कुछ टॉपिक्स जो होते हैं, कुछ टॉपिक्स को हम कितनी बार भी पढ़े लेकिन वो समझ में नहीं आ रहे, डाउट रहता है। तो जब आपको डाउट्स आते तो आप क्या करते थे? जब मेरे को डाउट आता था तो मैं क्लास में मतलब मेरे दोस्त होते थे, उसको पूछ लेता था। उनसे भी यदि उनको भी समझ नहीं आता तो फिर सर को पूछता था, क्योंकि यहाँ आई पास में मतलब ऑफिस है, तो ऑफिस में कोई भी डाउट सेशन होता है तो उसमें डाउट कोई भी पूछ सकते हैं आप। यस। और सी पार्ट में जैसे हम हर संडे को ट्राई करते हैं कि सी पार्ट में 25 करेक्ट आए, बी पार्ट में 35 करेक्ट आए, तो आप भी ऐसे ट्राई करते थे क्या? मैं ज़्यादा फोकस मेरा सी पार्ट पे था। क्योंकि सी पार्ट में मुझे लगता था जिसने सी पार्ट में कमान बना ली उसका मतलब सिलेक्शन श्योर है। तो मेरे फर्स्ट टाइम में मेरे 19 क्वेश्चन सही हुए थे, लेकिन इस बार मेरे 16 ही हुए थे। अच्छा, लेकिन इस बार मेरा बी पार्ट सही हुआ था, सी पार्ट थोड़ा गलत हुआ था। अब हम किशोर क्या करते हैं, अब हम रैपिड फायर राउंड लेते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, बस आपको उसके फास्ट आंसर देने। जैसे CSR में जैसे हमारे 1 से लेके 13 यूनिट से, और एप्टीट्यूड है, आपका सबसे फेवरेट यूनिट? मेरा तो डे बाय हो गया था, क्योंकि उसमें डायग्राम बहुत ही ज्यादा थे, और मैं भी कलरफुल पेन से ही वो डायग्राम बनाता था। आज भी मुझे वो डायग्राम याद है पूरी बात। वैसे लिखे हुए तो वर्ड्स कम याद है, लेकिन डायग्राम पूरे याद है। यस। और आपको यूनिट 1 से यूनिट 13 डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता है? डिफिकल्ट में तो सर वैसे तो पढ़ो तो कोई डिफिकल्ट नहीं लगती है, लेकिन जो नहीं पढ़ते हैं वो डिफिकल्टी होती है। तो मैंने बायोकेमिस्ट्री कम पढ़ी है, तो मुझे वो थोड़ी यस। और जैसे CSR में जैसे पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C होता है, आप सबसे पहले कौन सा पार्ट करते? मैं सी पार्ट करते। तो CBA, क्योंकि ए तो मेरा कमजोर था, इसलिए मैं बी पे फोकस। हाँ। और जैसे तीनों पार्ट में से सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा है? सी पार्ट। वाह। और सबसे डिफिकल्ट कौन सा लगता है? ए पार्ट। ए पार्ट लगता है डिफिकल्ट। तो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, जो मैथमेटिकल क्वेश्चन होते हैं, जैसे लाइफ साइंस में भी होते हैं, क्या डर लगता है? हाँ, उसमें डर लगता है, उसको तो डायरेक्ट मैं तो स्किप भी करता था। नहीं होते थे। और जैसे एप्टीट्यूड जो होते हैं, तो एप्टीट्यूड को आपने प्रिपेयर किया था? नहीं, एप्टीट्यूड मैंने नहीं पढ़ा था, इस बार भी नहीं पढ़ा था, फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ा, लेकिन उसको पढ़ता यदि मैं तो उसके शायद रैंक अच्छी आती थी। हाँ, रैंक अच्छी आती। और किशोर, हम देखते कि अगला एग्जाम जो है में भी जुलाई अगस्त में हो सकता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट है कि जो अगले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए ऐसे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि उनका भी रिजल्ट आपकी तरह इतना अच्छा है? उनके लिए तो सबसे पहले मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। यस। कि दिए का बोल गया था थोड़ा। यस।
तो किशोर, हाँ, हमारे बच्चों के लिए कुछ थोड़ा मोटिवेशन। यस मोटिवेशन के लिए 2 लाइनें हैं कि ये दिल का दीपक जलाए बैठे हैं, यस आपके आने की आस लगाए बैठे हैं, यस। ना जाने आप किस रास्ते से आओगे, आप हाँ, सब रास्ते फूलों से सजाए बैठे हैं। वाह 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 वाह, नाइस। और ऐसे ही मतलब यही मोटिवेशन था क्या कि जो आप नहीं, कंटिन्यूसली मैं यही था कि मैं जब पढ़ता था तो मैं रफ कॉपी में मतलब कुछ शायरियाँ लिखता रहता वाह, था वाह, मोटिवेशन वाह। के लिए, क्योंकि टेबल पे चिपकाता था तो कोई और देख लेता था, फिर मैं टेबल में नहीं लिखता था, मेरे कॉपी में लिखता था हर जगह पे। यस यस, बहुत उसी अच्छी से शायरी है। मोटिवेशन होता था। बहुत अच्छी शायरी है। और जैसे और उन्होंने जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। फर्स्ट हाँ। अटेम्प्ट दे रहे हो तो फिर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने जरूरी है, हाँ और सेकंड टाइम है तो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते हो फिर भी आपका, क्योंकि रिवीजन हो जाएगा बार। और क्वेश्चन प्रैक्टिस, संडे टेस्ट और मॉक टेस्ट सबसे जरूरी है। यस यस। वैसे किशोर, आपने संडे टेस्ट एंड मॉक टेस्ट दिए थे, तो क्या उसका फाइनल एग्जाम में बेनिफिट हुआ? बेनिफिट उनका ही हुआ है, क्योंकि बाकी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद करते हैं तो थोड़ा सा डीमोटिवेशन होता है, लेकिन उसमें Yes. क्वेश्चन प्रैक्टिस, संडे टेस्ट, मॉक टेस्ट देते हैं तो उसका फायदा बहुत ज्यादा होता है। हाँ, और जैसे आपने क्लासरूम में भी पढ़ा है और क्लासरूम में आपने सारे एंजॉय किए, सारे सेशंस? बहुत एंजॉय किए, जो भी क्लास अटेंड की है वो तो हाँ। बहुत अच्छे से की है, लेकिन छोड़ दी है उसका दुख आज भी है। हाँ यस, तो छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ना नहीं चाहिए। यस। और जैसे हम देखते हैं किशोर की सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम के प्रिपरेशन में होती है कंसिस्टेंसी, कि आप कंसिस्टेंसी से प्रिपेयर करोगे तो आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। तो आपने कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की? मैंने शुरुआत में तो कंसिस्टेंसी मतलब यहाँ ऑफलाइन क्लास ज्वाइन की थी तो उससे रेगुलरिटी बनी रहती है, क्योंकि क्लास में आना जरूरी है, तो मैं क्लास में आता था, वही रूटीन बना रहता था, फिर उससे लगा था। हाँ, तो कंसिस्टेंसी कंटिन्यूसली मेंटेन की थी। और किशोर, आपने इतने अच्छे से आपने स्ट्रेटेजीज बताया हमारे स्टूडेंट के लिए, और ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे हमारे स्टूडेंट के लिए। और आपकी जो कहानी है वो बहुत मतलब इंस्पायरिंग है, हमारे स्टूडेंट बहुत मोटिवेटेड हुए, और आपने इतने अच्छे से हमें गाइड किया, मोटिवेट किया, और इतने अच्छे अच्छे आपके स्ट्रेटेजीज बताए। तो इसलिए आपको मतलब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सारे स्टूडेंट की तरफ से। थैंक यू सर। और आईपास टीम के लिए भी मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगा यस किशोर। कि कितने तारे हैं आसमान में, हाँ पर चांद जैसा कोई नहीं। हाँ, कि कितने तारे हैं आसमान में पर चांद जैसा कोई नहीं। कितने इंस्टीट्यूट हैं इस भारत देश में, लेकिन आईपास जैसा कोई नहीं। वाह 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 वाह, बहुत ही मतलब बहुत अच्छा था। तो किशोर, हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको वंस अगेन बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। सभी को थैंक यू सर। और किशोर, आगे फिर अब क्या करना है, फ्यूचर? फ्यूचर वो डिसाइड करेंगे कि रिजल्ट Yes. बताएगा क्या। हाँ, तो अब असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करनी है। हाँ, यस, तो असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन करनी है और पीएचडी करनी है। तो किशोर, हम सब की तरफ से आपको विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू सर। फ्यूचर गोल्स के लिए। एंड थैंक यू सो मच कि आपने इतने अच्छे में स्टूडेंट को स्ट्रेटेजीज बताए, और ये उनको बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो थैंक यू ऑल। एंड सभी स्टूडेंट, आप सबको ये सेशन कैसे लगा जरूर बताना। एंड अच्छे से मतलब आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करना। थैंक यू, थैंक यू।